आइए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। कभी किसी ने सोचा था एकदम अजय लगने वाला 15 साल पुराना राजनीतिक किला ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया? आज की इस चर्चा में हम 2026 के बंगाल चुनाव की उस पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। मां माटी मानुष के सुनहरे दौर से लेकर भ्रष्टाचार के भयंकर आरोपों और एक नई बेहद सटीक ग्राउंड स्ट्रैटेजी तक, जिसने भारत की राजनीति को सचमुच पलट कर रख दिया। 15 साल कहने को बस एक नंबर है ना? लेकिन असल में ये एक ऐसा लंबा वक्त है जिसमें एक पार्टी का पूरे राज्य पर एक तरफा निर्बाध राज रहा है। इस 15 साल के स्केल को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि 2026 में जो हुआ वो कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। इतनी गहरी जड़ों वाली सत्ता को उखाड़ना, सच मानिए, कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं होता। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या उठता है? एक ऐसा नेता जिसके एक इशारे पर पूरा राज्य चलता था, वो अपना ही सबसे मजबूत गढ़ कैसे हार गया? इस पूरी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए ना हमें कड़ियों को जोड़ना होगा, एक ऐतिहासिक उदय से लेकर उस चौंकाने वाले पतन तक। चलिए थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। खंड 1, मां माटी मानुष का उदय और एक राजनीतिक दिग्गज का निर्माण। ममता बनर्जी का ये राजनीतिक सफर सच में कई बड़े और ऐतिहासिक पड़ावों से होकर गुजरा। 1984 याद है, जादवपुर सीट से दिग्गज नेता सोमनाथ चैटर्जी को हराना, वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धमाका था। फिर 1990 में हाजरा क्रॉसिंग पर हुआ वो जानलेवा हमला, जिसने उन्हें आम गरीब वोटर्स के बीच एक जुझारू प्रतीक, एक फाइटर बना दिया। इसके बाद 1998 में खुद की पार्टी टीएमसी बनाना और फाइनली 2011 में वामपंथियों के उस 34 साल पुराने किले को ध्वस्त कर देना। ये वो सफर था जिसने उन्हें राज्य का सबसे बड़ा नेता बना दिया। और इस पूरे सफर का सबसे बड़ा, सबसे आइकॉनिक मंत्र क्या था? मां माटी मानुष, यानी मां, मातृभूमि और लोग। जब सिंघूर और नंदीग्राम में लेफ्ट सरकार की भूमि अधिग्रहण नीतियों को लेकर हिंसक टकराव हुए ना, तब ये नारा बंगाल के ग्रामीण इलाकों में आग की तरह फैल गया। इसने एक ऐसा गहरा इमोशनल कनेक्शन बनाया जिसने टीएमसी को सच में एक अजेय ताकत बना दिया। खंड 2, घोटाले और टूटा हुआ विश्वास। सुरक्षा कवच में दरारें। अब देखिए, यहीं से एक बहुत बड़ा विरोधाभास शुरू होता है। एक तरफ थी कन्याश्री और लक्ष्मीर भंडार जैसी बेहद सफल ग्रामीण कल्याण योजनाएं, जिन्होंने महिलाओं का एक बहुत ही पक्का और वफादार वोट बैंक तैयार किया। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा था? स्थानीय स्तर पर जबरन वसूली के रैकेट चल रहे थे और नगर पालिकाओं में सिस्टमैटिक भ्रष्टाचार। इसने शहरी मध्यम वर्ग को पूरी तरह से निराश कर दिया। ये एक ऐसा बैलेंस था जो लंबे समय तक टिक ही नहीं सकता था। अब इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 25,753। अप्रैल 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी संख्या में टीचिंग और नॉन टीचिंग नौकरियां रद्द कर दी। ये नंबर वाकई चौंकाने वाला है। इस एसएससी भर्ती घोटाले ने पूरे सिस्टम की पोल खोलकर रख दी। सोचिए, जब जांच एजेंसियों को नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ मिले और फिर कोर्ट ने इतनी नौकरियां एक साथ रद्द कर दी, तो इसने सीधे तौर पर युवाओं के उस भरोसे को चकनाचूर कर दिया जो किसी भी सरकार की असली ताकत होती है। खंड 3, संदेश खाली से आरजी कर तक एक खंडित वोट बैंक। इसके बाद ना जनता का विश्वास मानो एक एक करके टूटने लगा। सबसे पहले संदेश खाली का मामला आया, जहां स्थानीय नेताओं पर महिलाओं पर अत्याचार और जमीन हड़पने के बेहद गंभीर आरोप लगे, और इसमें पुलिस की ढिलाई ने सुरक्षा के सभी दावों की धज्जियां उड़ा दी। और फिर कोलकाता के आरजी कर सरकारी अस्पताल की वो भयानक त्रासदी। शुरुआती प्रशासनिक लापरवाही के आरोपों ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। सड़कों पर इतना भारी जनाक्रोश उमड़ा जिसे संभालना प्रशासन के बस के बाहर हो गया। अब इस सार्वजनिक दुख और गुस्से को एक बहुत ही स्पष्ट राजनीतिक दिशा मिल गई। विपक्ष ने एक अत्यधिक भावनात्मक कदम उठाया। उन्होंने आरजी कर पीड़िता की मां को पानीहाटी सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया। ये कोई मामूली राजनीतिक दाव नहीं था। इसने जनता के उस गहरे, सुलगते हुए शोक को एक सीधी चुनावी लहर में बदलने का मास्टर स्ट्रोक साबित किया। खंड 4, पन्ना प्रमुख रणनीति और जमीनी नेटवर्क को ध्वस्त करना। अब बात करते हैं विपक्ष की उस अचूक रणनीति की, जिसका केंद्र था पन्ना प्रमुख सिस्टम। ये एक ऐसे गजब की माइक्रो मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है ना, जहां वोटर लिस्ट के हर एक पन्ने की जिम्मेदारी एक समर्पित पार्टी वर्कर को दे दी जाती है। एक पन्ने पर सिर्फ 30 से 60 वोटर होते हैं।
इसका सीधा सा मतलब ये था कि हर 15-20 घरों के बीच विपक्ष का अपना एक आदमी मौजूद था। इस कदम ने उस स्थानीय राजनीतिक खौफ को खत्म कर दिया और परिवारों को एकदम ग्राउंड लेवल पर सुरक्षा का सीधा भरोसा दिया। इस पूरी रणनीति को 3 बहुत ही सधे हुए चरणों में लागू किया गया। पहला स्टेप, राज्य के पूरे 44,000 पोलिंग बूथों का बेहद बारीकी से सर्वे। दूसरा स्टेप, जो गेम चेंजर साबित हुआ, चुनाव आयोग यानी ईसीआई ने संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत वोटर लिस्ट का संशोधन किया। इससे लगभग 90 लाख फर्जी या गैर मौजूद नाम हटा दिए गए। मतलब कुल वोटर 7.66 करोड़ से घटकर सीधे 6.77 करोड़ रह गए। पूरे 12% की भारी गिरावट। और तीसरा स्टेप था इन्हीं नई साफ सुथरी सूचियों के साथ पन्ना प्रमुखों की ग्राउंड लेवल तैनाती, एकदम सटीक और असरदार। और ठीक इसी दौरान एक और ऐसी घटना घटी जिसने सारे समीकरण उलट दिए। हुमायूं कबीर की जो नई पार्टी बनी थी ना, एजेपी, उसने मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे अहम उत्तरी जिलों में अल्पसंख्यक वोटों में जबरदस्त सेंध लगा दी। जो अल्पसंख्यक वोट बैंक पहले 90 से 95% तक एक तरफा पड़ता था, वो अब पूरी तरह बढ़ चुका था। इस अंदरूनी विभाजन ने विपक्ष के लिए जीत का, कह सकते हैं, रेड कार्पेट ही बिछा दिया। खंड 5, 2026 का जनादेश, एक नए युग की परिभाषा। 92.47%। जरा इस आंकड़े पर ध्यान दीजिए। ये कोई नॉर्मल वोटिंग परसेंटेज बिल्कुल नहीं है। जब 2.4 लाख सीआरपीएफ जवानों की तैनाती हुई और वो खौफ का माहौल छटा, तो जनता सचमुच भारी संख्या में बाहर आई। इतना बड़ा ऐतिहासिक वोटर टर्नआउट सीधे सीधे एक ही बात की ओर इशारा कर रहा था, एक विशाल एंटी इनकम्बेंसी वेव, यानी सत्ता विरोधी लहर। लोग अब हर हाल में बदलाव चाहते थे। और फिर सामने आए वो चौंकाने वाले अनुमानित परिणाम। विपक्षी पार्टी बीजेपी ने 45.84% वोट शेयर के साथ 206 सीटें हासिल कीं, जबकि 15 सालों से राज कर रही टीएमसी महज 81 सीटों पर सिमट गई। शहर हो या गांव, हर जगह से बस एक तरफा जनादेश देखने को मिला। इसके साथ ही एक पूरे युग का अंत हो गया। लेकिन इस पूरे चुनाव का सबसे हैरान करने वाला, कह सकते हैं सबसे शॉकिंग पहलू तो ये था, निवर्तमान मुख्यमंत्री का अपनी ही पारंपरिक और सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली भवानीपुर सीट से हार जाना, वो भी अपने ही एक पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के हाथों पूरे 15,105 वोटों से। ये सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, ये उस अभेद्य राजनीतिक किले के पूरी तरह से ढह जाने का अंतिम प्रतीक था। तो आज की ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। बंगाल में हुआ ये ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन, क्या ये सच में एक 15 साल पुराने युग का स्थायी अंत है, या फिर जमीनी माइक्रो मैनेजमेंट, संस्थागत जांच और जन भावनाओं के इस अचूक तालमेल ने पूरे भारत के लिए एक बिल्कुल नई राजनीतिक प्लेबुक की शुरुआत कर दी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब आने वाला राजनीतिक भविष्य ही देगा। आज के एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस यूं ही चीजों को गहराई से समझते रहिए।